हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे जियोग्राफी के पोर्शन का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है स्फेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो आवरण आए हैं ना, लाइक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। ठीक है, जो पत्थरों के जो भूमि स्वरूप होते हैं, उसके बाद है जो हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण है, और हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना, उसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में। Our अर्थ इज यूनिक इन द सोलर फैमिली। अभी हमारी अर्थ है ना, वो सोलर फैमिली में सबसे अलग है। अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच इज गॉट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ। अभी अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास एक अच्छा टेम्परेचर, वाटर और लाइफ है जो फेवरेबल है, यानी कि अनुकूल है। विच इज वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ द अर्थ, जो कि हमारे लिए एकदम अमूल्य भेंट के स्वरूप है। There is still no evidence that water and oxygen are available in sufficient amount on the other planet. अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि अर्थ के सिवा दूसरे किसी ग्रहों में जितनी जरूरत हो उतना एटमॉस्फेयर और वाटर अवेलेबल हो। Ordinarily, we know that the earth was just a fireball at the time of origin. अभी हम सबको पता है कि जब अर्थ का उद्भव हुआ था, जब पृथ्वी बनी थी, उस समय वो एक गर्म गोले के स्वरूप में थी। As the fireball cooled down slowly, it later landformed into many matters respectively. अभी ये जो आग का गोला है, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ। ठीक है, उसमें जो लिक्विड फॉर्म थे ना, उसका घन स्वरूप में एकदम से रूपांतरित हुआ, लाइक लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड जो है वो क्या बन गया? सॉलिड। इन दिस वे द एयर गैस अराउंड द अर्थ सरफेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी इसी तरीके से अर्थ के आजू बाजू में जो है वातावरण है, अलग अलग गैसेस है, उसका उद्भव हुआ। ह्यूज बीचेस ऑन दिस स्फीयर वेर फिल्ड विथ वाटर एंड टर्न इनटू ओशन। अभी कुछ ऐसे गड्ढे थे जिसमें पानी भरा, जो कि बहुत महाकाय स्वरूप में थे, उसके बने बहुत बड़े महासागर। Thus the exact form of earth was created. इस तरीके से अर्थ का एकदम से एग्जैक्ट स्वरूप सामने आया। अभी है पोर्शन स्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आवरण। तो कितने हैं टोटल? 4। देयर आर 4 मेन स्फेयर ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी इन सब के बारे में हमें डिटेल में लर्न करना है, लेकिन इसके पार्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको लिखना है। ठीक है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अभी पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हम किसको बोलेंगे? Upper layer of the earth's surface is generally made up of soil and solid matters. Litho means soil. That is why upper layer of the earth is known as a lithosphere. As this layer is also made up of rock and solid matters, it is known as the rock of sphere or the solid sphere. अभी जो हमारा अर्थ का ऊपरी परत है ना, पहला ऊपर का लेयर, वो एकदम लाइक पत्थरों से, मिट्टियों से बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिथो का मीनिंग होता है मिट्टी। ठीक है, लाइक लिथो यानी कि मृदा। लिथो का मीनिंग होता है मिट्टी, पत्थर। इसलिए उसका जो ऊपर का लेयर है, उसका जो ऊपर का स्फेयर है, आवरण है अर्थ का, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। और इस तरीके से हमारा लिथोस्फीयर जो है ना, वो बहुत सारे घन स्वरूपों से बना हुआ है, जैसे कि मिट्टी है, पत्थर है, बहुत बड़े बड़े खड़क है। इसलिए हम बोलते हैं द रॉक ऑफ स्फेयर और द सॉलिड स्फेयर। अभी यहाँ पे हमें उसका एरिया एंड फॉर्मेशन के बारे में लर्न करना है। एरिया एंड फॉर्मेशन। Upper layer of earth crust is approximately 64 to 100 किलोमीटर थिक। अर्थ का जो अपर लेयर होता है ना, वो 64 to 100 किलोमीटर जितना मोटा है, थिक है। लाइट मैटर्स लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिका आर मेनली फाउंड इन दैट। उसमें क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम और सिलिका। दिस लेयर इज थिन इन द डीप सी। अभी जो गहरे जो समुन्द्र होते हैं ना, वहां पे ये जो लेयर होता है ना, वो बहुत ही पतला होता है। क्यों? क्योंकि वो कितने सालों से पानी से भरा हुआ, इसलिए वो पतला हो जाता है। लिथोस्फीयर ऑक्यूपाइड अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का जो 100% पूरा जो सरफेस है ना, उसका 29% जो है ना, वो लिथोस्फीयर कवर करता है। माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स एटसेट्रा आर देर आर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड। अभी यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं? माउंटेन, प्लेट्यूस, प्लेन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे है, लिथोस्फीयर में इंक्लूड होती है। इज वी गो इन टू डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली। अभी लिथोस्फीयर के अंदर लाइक डीप में जहां पे जाते हैं ना, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। ऑन
मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। अभी जितना जितना हम अंदर जाते हैं ना, जैसे कि 1 किलोमीटर तक अर्थ के पाताल में वहां पे जाते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। उसके बाद 2 किलोमीटर जाते हैं उसमें +30 डिग्री सेल्सियस यानी कि 6 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू intensive heat and turn into semi-liquid form. This molten liquid is called magma. It consists various gases or high pressure of the upper rocks is observed. अभी इस टेम्परेचर से क्या होता है कि वहां पे जो खड़क होते हैं ना, जो पत्थर होते हैं, जो मिट्टी होती है ना, वो पिघलता है और उससे बनता है मैग्मा। मैग्मा यानी कि लावा, भूरस, ठीक है, जो ज्वालामुखी होती है ना वो। साथ ही साथ उसमें से क्या निकलता है, कुछ अलग अलग टाइप्स के गैसेस बनते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पत्थर जो होते हैं ना उसका फॉर्मेशन आता है। और उससे क्या होता है, हमारा अर्थ का जो लेयर होता है ना उसमें प्रेशर आता है। दिस बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस लाइक प्रेशर एंड हीट, दैट इज वाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बर्स्ट। अभी ये दो चीजों से ये जो प्रेशर आता है ना, तो हमारा अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है लिथोस्फीयर फट जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर जो प्रेशर और जो गर्मी है ना, इससे ये दोनों मेंटेन हो जाता है। ये जो प्रेशर होता है ना, ये जो उसका जो बाहर निकलने का एकदम से फोर्स होता है ना, वो मेंटेन हो जाता है। इसलिए हमारे अर्थ की जो पहली परत होती है ना, उपली परत, यानी कि जो हमारा मृदावरण है, लिथोस्फीयर है, वो फटता नहीं है। लिथोस्फीयर इज क्लोज रिलेशन विद बायोस्फीयर एंड वेजिटेशन। अभी लिथोस्फीयर का सबसे क्लोज रिलेशन किसके साथ है? जीवावरण और वनस्पति जीवन, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति जीवन। ट्रीज और ये सारी चीजें किसके ऊपर ग्रो होती है? लिथोस्फीयर के ऊपर, राइट, लैंड के ऊपर। बायोस्फीयर यानी कि सब मनुष्य कहाँ पे रहते हैं? हवा में, है ना? नहीं, जमीन पे, यानी कि लिथोस्फीयर के ऊपर। और होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फीयर। अभी हमारी सारी चीजें जैसे कि घर है, पानी है, फार्मिंग, इंडस्ट्री, सब किससे जुड़ी हुई है? लिथोस्फीयर से। मिनरल एंड क्रूडल इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर। मिनरल्स होते हैं, कुछ खनिज होते हैं, कुछ खनिज तेल होते हैं जो कि हमें लिथोस्फीयर से मिलते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन थ्रू आउट फार्मिंग। बहुत सारी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं फार्मिंग की मदद से। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन द प्लेन्स रीजन। अभी जो मैदान होते हैं ना, जो प्लेन्स एरिया होते हैं हमारे अर्थ पे, वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। फॉरेस्ट ऑन माउंटेनियस रीजन इज इंडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर। अभी यहाँ पे जो हमारे सारे फॉरेस्ट है, उसके साथ साथ जो बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स है, वो किसकी कृपा से हमारे पास अवेलेबल है? लिथोस्फीयर की वजह से। इन शॉर्ट, इट कैन बी सेड दैट द पिलर फ्रॉम फूड टू ड्वेलिंग एंड बेस्ड ऑन आवर एग्जिस्टेंस मीन्स लिथोस्फीयर। यानी कि शॉर्ट में हम ऐसा बोल सकते हैं कि खाने पीने से रह के, खाने पीने की बात से लेके रहने तक, जीने तक हमारा अस्तित्व है, उसका एक पाया है, उसका एक बेस है। वो क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम कहाँ पे रहते? कहीं पे नहीं, पानी पे, है ना? नहीं, हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते, हवा में उड़ के सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें एक जगह पे स्टे रहना पड़ता है। लिथोस्फीयर है, ग्रेविटी है, उसकी मदद से हम यहाँ पे जमीन पे रह सकते हैं। अभी हम सेकंड पोर्शन लर्न करेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मीनिंग होता है पानी, जलावरण। द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एरिया इज मोर ऑन द अर्थ देन द लैंड एरिया। अभी हमारे यहाँ पे लैंड से ज्यादा क्या अवेलेबल ज्यादा है? पानी। ओके, लिथोस्फीयर से ज्यादा कौन सा स्फीयर बड़ा है? हाइड्रोस्फीयर। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। यानी कि वो जो एरिया जो अर्थ की सरफेस पे जहां पे जो बना है पानी से, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, जलावरण। अप्रोक्सीमेटली 71%। ओके, 29% लैंड है तो 71% क्या है हमारे पास? पानी है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट कॉन्टिनेंट अपीयर एज इफ आइलैंड। अभी ये जो पानी का एरिया है ना, वो हमारे पास बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बीच बीच में जो सारे खंड आए हैं ना, वो इस पानी के सामने किसके जैसे दिखते हैं? खंड, एक आइलैंड जैसा दिखता है। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशन। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी जो वाटर बॉडीज है ना, उसको हम बोलते हैं ओशन। दे आर रिस्पेक्टिवली
वेल नोन इज द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक ओशन, यानी कि ये सब सारे हमारे महासागरों के नाम है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओशन ऑन द अर्थ आर वेरी डीप एंड ह्यूज। अभी यहाँ पे अर्थ पे जो सारे ओशंस है ना वो बहुत ही डीप और बहुत ही बड़े हैं। 10 to 11 किलोमीटर डीप वैली आर देयर इन देयर बॉटम। अभी उनके बॉटम में यानी कि उनके तल पे 10 से 11 किलोमीटर डीप तक की एक जो लाइक खीन होती है ना, बहुत डीप खीन होती है, उतनी आई है। अभी ओशियन इतने डीप है, उसके साथ साथ उसके भी अंदर वैलीज आई है 10 to 11 किलोमीटर जितनी डीप। तो सोचो वो कितना लाइक डीप होगा, कितना बड़ा होगा। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशन। अभी ये ओशियन के नीचे भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लैंडफॉर्म्स है। 97% ऑफ द टोटल अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इट इज सैलिन वाटर। अभी हमारे पास सपोज 100% वाटर है ना, उसमें से 97% वाटर जो है ना वो खारा पानी है, वो जो पूरा ओशियन में समाया हुआ है। रिमेनिंग वाटर approximately 2/3 part it is the form of ice sheets on the pole and the other high mountains like Himalayas. The water which is lying under earth crust flows in the form of lake and rivers is very less in proportion. अभी 97% तो अभी हमारा ओशियन में है, राइट। बाकी के 3% है ना, उसमें 2/3 पार्ट है ना उसका वो आइस शीट्स के रूप में है। जो पोल्स रीजन है ना, हमारे पोलार रीजन जहाँ पे ध्रुवीय विस्तार होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो वहां पे बर्फ के स्वरूप में वो जमा हुआ होता है, तो वो है वहां पे जमा हुआ, जैसे कि हिमालयास में, पोलर रीजन्स में है। बाकी बचा थोड़ा सा 1/3 पोर्शन जो कि बहुत कम होता है। वो कौन सा पानी है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, फिर माउंटेन्स में समाया हुआ पानी होता है, जो लाइक झरने के रूप में बहता है, जो लेक में होता है, रिवर्स में होता है। वो हमारे पास मीठे पानी का यानी कि पीने के पानी का सोर्स एक ही है, जो कि है बारिश। बारिश से हमें पीने का पानी मिलता है, बाकी कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हमें पीने का पानी मिला रहे। लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इट इज अवेलेबल थ्रू आउट फूड और थ्रू आउट मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। अभी पानी के बिना कोई भी सजीव जी नहीं सकता है, और उनका जीवन क्यों अवेलेबल है? वाटर और उसमें समाये हुए नमी की वजह से, यानी कि भेज की वजह से। द एक्सिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज द एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। अभी हाइड्रोस्फीयर का होना ही हमारे सजीवों का होना है, ऐसा माना जाता है। Most of the humidity for the Earth's rain comes from the ocean. At the bottom of the sea there lies a large amount of precious minerals. अभी यहाँ पे समुद्र के अंदर जो होते हैं ना, वहां पे बहुत सारे खनिज होते हैं। साथ ही साथ बारिश की वजह से, बारिश जो होती है ओशियन और ट्री की वजह से आते हैं, और जो ह्यूमिडिटी यानी कि जो भेज होता है, जो नमी होती है, वो बारिश की वजह से आती है। Salt is obtained from the water and its bottom. There lie continents minerals like मैंगनीज, आयरन, टीन एटसेट्रा। अभी सोल्ट जो होता है वो ओशियन के पानी में से मिलते हैं, और उसकी जो बॉटम होती है ना, यानी कि ओशियन के नीचे जो पार्ट होता है, सी के नीचे जो पार्ट होता है, उसमें से कुछ खनिज मिलते हैं, जैसे कि मैंगनीज, आयरन, टीन, वो सब। ओशन इज ऑल्सो अ स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड फॉर ह्यूमंस। अभी यहाँ पे प्रोटीन वाला जो खाना होता है, लाइक फिश होता है, सारे जो लोग फिश खाते हैं ना, उसको उसमें से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए वहां पे ये जो उसके जो खाने, जो उसका खाने में यूज करते हैं ना, उसके लिए बहुत अलग अलग टाइप्स की वेराइटी वाले फूड ओशियंस में से मिलते हैं। देयर इज अ एनॉर्मस पावर इन द सी एंड ओशियन वेव्स, करंट एंड टाइप्स of the oceans. By its management or usage, electricity energy can be obtained. The oceans have developed as waterways. Waterways are also for favorable in the trade of different countries. अभी यहाँ पे जो टाइड्स आती है, वो वेव्स आते हैं, भरती और ओट हम जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ही प्रचंड शक्ति होती है। उसमें से हम विद्युत शक्ति यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसको फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जल परिवहन का जो मार्ग है ना, वो भी महासागर में ही अवेलेबल होता है। साथ ही साथ ट्रेडिंग के लिए भी जो वाटरवे से जो ट्रेड होता है ना, वो भी ओशियन और सी से हमारा हो सकता है। ओके, उसके बाद है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी कि वातावरण। अभी एटमोस्फियर यानी कि वातावरण, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस अप टू अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 850 to 1000 किलोमीटर। द लेयर ऑफ वेरियस गैसेस इज कॉल्ड एटमोस्फियर। यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस जो है, उससे ऊपर की ओर जाते हुए
850 to 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक कुछ हमारे पास गैसेस अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं वातावरण। द एटमॉस्फेयर कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। अभी एटमॉस्फेयर को हम देख नहीं सकते। वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, salt particles and even microorganism insects are mixed with the atmosphere। भी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी चीजें होती है, वहां पे अलग अलग गैसेस होते हैं। पानी की जो भाप होती है, जो डस्ट होती है उसके रजकण होते हैं, उसके बाद जो उल्का होती है ना उसके कण होते हैं, उसके बाद क्षार के कण होते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस एज वेल एज ट्रांसपेरेंट। अब एटमॉस्फेयर कैसा है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। उसका कोई रंग नहीं होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती और उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। साथ ही साथ वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक होता है। एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मैटर। अभी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि कुछ वायु, कुछ प्रवाही और घन तत्व होते हैं, उसका उसमें समावेश होता है। मेजर गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, argon, carbon dioxide and ozone। The atmosphere near the earth surface is dense। अभी जैसे जैसे एटमॉस्फेयर अर्थ के नजदीक होता है तब वो घट्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, हाइट पे जाता है, तब वो कैसा होता जाता है, पतला होता जाता है। यानी कि वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रमाण कम होता जाता है। और उसमें से कौन कौन से गैसेस का समावेश होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। अभी नीचे हमें एक पाई चार्ट जैसा कुछ दिया है, एक डायग्राम, ठीक है। रेशियो ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लू कलर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन, जो कि 70.03%। उसके बाद पिंक कलर जो कि ऑक्सीजन, ठीक है, 20.99 यानी कि 21%। उसके बाद है येलोइश ऑर्गन जो कि है 0.94। उसके बाद है ग्रीन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि है 0.03%। और है यहाँ पे ब्राउन कलर अदरवाइज चॉकलेट कलर जो कि है अदर गैसेस, उसमें वो है 0.01%। As we go above the Earth's surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decreases. Since carbon dioxide is heavy gas, it is dense in the lower strata of the air and decreases in the above strata. The presence of carbon dioxide after the height of about 20 kilometers, oxygen after the height of 110 kilometers, and nitrogen after the approximately height of 130 kilometers is seen decreasing at the height altitudes. There are only light gas like hydrogen and helium। अभी यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बहुत ही भारी वायु है, इसलिए वो यहाँ पे जमीन के नीचे ज्यादा दिखाई देता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना वैसे वैसे उसका प्रमाण कम होता जाता है। तो कितने किलोमीटर तक वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है 20 किलोमीटर तक, 0 से 20 किलोमीटर तक, राइट। जो अदर गैसेस है ना वो सिर्फ यहीं पे होते हैं, नीचे होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है ग्रीन कलर कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 20 किलोमीटर तक दिखाई देता है। उसके बाद है पिंक कलर ऑक्सीजन का, जो 110 किलोमीटर तक दिखाई देता है। उसके बाद है नाइट्रोजन जो कि 130 किलोमीटर तक हमें फील होता है। उसके बाद जो होते हैं ना हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, इस तरीके के गैसेस वहां पे अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे लिए कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए, हम ब्रीथ इन कर सके, उसके लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। दिस गैस absorb ultraviolet rays of the sun and protects the planet from the excessive heat of sun। अभी जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना सन की, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो उससे थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जो ओजोन है ना, ओजोन का लेयर, वो हमारी रक्षा करता है। हम वॉकिंग के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग क्यों निकलते हैं, क्योंकि तब हमें एटमॉस्फेयर फ्रेश लगता है। तो वो क्यों लगता है, क्योंकि वहां पे ओजोन का लेयर होता है, इसकी वजह से हमें एटमॉस्फेयर एकदम से अच्छा लगता है। जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणें होती है ना, सन की जो सीधी किरणें अर्थ के ऊपर आते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। दिस केस मोस्टली प्रिवेल्स ऑन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। इन द सेम वे इट्स रेशियो इज मोर इन द एयर अराउंड द सी शोर। दैट इज व्हाई पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स इन सच प्लेसेस। अबाउट ओजोन इज हेल्दियर गैस। अभी ओजोन जो है वो बहुत ही हेल्दी गैस है, जो कि जो ग्रीनरीज होती है, साथ ही साथ समंदर के किनारे जो होते हैं वहां पे ज्यादा पाया जाता है अर्ली मॉर्निंग में, इसलिए लोग वहां पे वॉकिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज्यादा जाते हैं। अभी थिंक का पोर्शन है यहाँ पे।
वाई डू माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन बॉटल्स वेल क्लाइंबिंग अ माउंटेन। अभी पर्वतारोहक जो होते हैं ना, जो माउंटेन चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन बॉटल क्यों रखते हैं? क्योंकि आगे हमने एक डायग्राम देखा, हाइट्स ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, डायग्राम नंबर 10.2। तो उसमें हमें समझ में आया कि कुछ हाइट्स तक हमारे पास कुछ गैसेस अवेलेबल है, ठीक है। अभी माउंटेन की हाइट्स बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाता है। ऑक्सीजन सिर्फ 110 किलोमीटर तक ऊंचा रहता है, और माउंटेन जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। तो इसलिए वो लोग सांस लेने में तकलीफ ना हो, अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, इसलिए अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन bottles. Due to the various particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on the earth. अभी अर्थ में कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म दर्शक चीजें होती हैं जो कि अर्थ में सनलाइट की वजह से दिखाई देती है। इट डज नॉट बिकम अ डार्क और ब्राइट सडनली। स्काई कलर्स ऑफ dawn before sunrise and dusk after sunset are because of the dust particles. The rays are reflected throughout the dust particles and we get sunlight. अभी ये जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे सूक्ष्म दर्शक चीजें होती है, कुछ रजकण होते हैं हवा में, कुछ धूल के कण होते हैं, वो बहुत असंख्य स्वरूप में होते हैं और सारी जगह पे होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सन सेट हो जाता है ना, तो सीधे एकदम से अंधेरा नहीं हो जाता। फिर सनराइज होती है ना, तो सीधे एकदम से उजाला ही नहीं हो जाता, ठीक है। अलग अलग कलर्स हमें दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? ये सारे पार्टिकल्स की वजह से, ओके। साउंड कैन बी हियर्ड विद द मीडियम ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी हम आवाज क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर है। अभी हम स्पेस में जाके ऐसे जोर जोर से चिल्लाएंगे ना, तो पहली बात तो ये कि मुंह में से आवाज ही नहीं निकलेगी। अगर हम बोलेंगे ना, तो बाजू वाले को भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे यहाँ पे अर्थ पे एटमॉस्फेयर स्प्रेड हुआ है, एटमॉस्फेयर की वजह से आवाज भी स्प्रेड होता है और सबको सुनाई देता है। The waves of sound and light reflected in the atmosphere and returns to the earth's surface so that transmission of radio and television become possible. अभी ये जो पूरा टेलीकास्ट होता है ना, रेडियो टेलीकास्ट, टेलीविजन टेलीकास्ट, जो हम लाइव देखते हैं कुछ चीजें, वो किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेयर की वजह से। हैवी हेवनली ऑब्जेक्ट्स सच एज meteorites burn due to the friction of atmosphere and get damaged. Thus atmosphere proves as a natural shield for the earth. यानी कि जो बड़ी बड़ी उल्काएं होती है ना, जब वो पृथ्वी के संपर्क में आती है, तो उसकी ग्रेविटी की वजह से ना पृथ्वी के ऊपर गिरने पे जाती है। तो उससे क्या होता है, वो इतनी स्पीड से अर्थ की ओर आती है, तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, यानी कि घर्षण क्रिएट होता है। घर्षण की वजह से क्या होता है कि वो उल्काएं सारी जल जाती है, वहां पे आग फैलती है और उससे वो जल जाती है। इसलिए उससे वो सारे पदार्थ जल जाने की वजह से हमारे अर्थ पे ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर वो जलती नहीं और ऐसे ही घन स्वरूप में आकर यहाँ पे गिरती, तो वो कितनी बड़ी होती है हमें इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कई भी जगह पे वो गिरती, कभी भी गिरती, साथ ही साथ बहुत सारे लोग मर जाते, बहुत सारे हमारा नुकसान भी हो जाता। इसीलिए जो अर्थ जो है ना, वो हमारे लिए नेचुरल शील्ड यानी कि कुदरती ढाल है हमारे लिए। उसके बाद है बायोस्फीयर, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Biosphere, the part of environment like lithosphere, atmosphere and hydrosphere, wherever living beings is seen alive is called biosphere. अभी यानी कि जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर की तीन स्फीयर की वजह से जो सब कुछ अर्थ पे जीवित है, तो उसका हम किस में समावेश करेंगे? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर इज कंप्राइज ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जीव बायोस्फीयर में आए हैं। दिस लिविंग स्फीयर इंक्लूड ह्यूमन, वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। यहाँ पे हम हमारे इंसानों का, ग्रीनरीज का यानी कि ट्रीज, प्लांट्स का, उसके साथ एनिमल्स का समावेश होता है। लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ गेट्स फूड फ्रॉम बायोस्फीयर। अभी हमें फूड कहाँ से मिलता है? बायोस्फीयर से मिलता है, ठीक है। बायोस्फीयर यानी कि वेजिटेरियन जो होते हैं उसको ट्री से फूड मिलता है, नॉन वेजिटेरियन जो नॉन वेज तो खाते हैं उसको एनिमल से उसका फूड मिलता है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोस्फीयर प्रोवाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल टू द ह्यूमन वर्ल्ड। अभी यहाँ पे बायोस्फीयर में कुछ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि वेजिटेशंस है, एनिमल्स है, तो वो हमें खाने के लिए और रॉ मटेरियल के लिए सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। दिस एक्सिस्टेंस एंड सब्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन द बायोस्फीयर। अभी हम यहाँ पे हमारा अस्तित्व और हमारा जो निर्वाह होता है ना, हमारा जिंदगी का गुजारा होता है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बायोस्फीयर के ऊपर। अभी नेक्स्ट पोर्शन हमारा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि हमारी जो प्रवृत्ति होती है ना, मानव प्रवृत्ति, उसकी ये सारे स्फेयर्स के ऊपर क्या असर होती है वो। बायोस्फीयर इज मोस्टली इन द बैलेंस कंडीशन। अभी बायोस्फीयर जो होता है ना,
वो ज्यादा से ज्यादा संतुलित स्थिति में होना चाहिए. बट व्हेन ह्यूमन डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम देन ओनली मैनी प्रॉब्लम्स अराइज. लेकिन जब हम असंतुलित हो जाते हैं, हम जो किसी संतुलित तंत्र के ऊपर जो हम विक्षेप पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, तब बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है. यानी कि हम लिथोस्फीयर को, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फीयर को नुकसान कराने की कोशिश करते हैं ना, हमारी पर्सनल नीड्स के लिए उसको पॉल्यूटेट करते हैं, तो वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है. नेचुरल फूड चेन्स is at risk because development is being done by exploiting the environment. अभी जो पर्यावरण का हम शोषण कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो नेचुरल फूड साइकिल है ना, जो पोषण कड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो मुसीबत में है. दिस कंडीशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर इन्वायरमेंट. अभी ये सारी कंडीशन किसको हार्मफुल है? हमें खुद को भी है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट्स को भी है. अभी हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 लाइन्स ईच. पहला क्वेश्चन है विच आर द मेन स्फेयर ऑन दी अर्थ. अर्थ के मेन स्फेयर कौन से है? तो यहाँ पे कितने अर्थ के स्फेयर है? 4. कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. तो अभी इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे. आपको अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. ओके, तो अभी आप मेरे साथ उसको टिक कर लो. तो ये है पेज नंबर 59 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. देयर आर 4 मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. अभी यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है? तो जहां पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके नीचे लिथोस्फीयर का पोर्शन शुरू होता है पेज नंबर 59 पे. तो ये है आपका आंसर नंबर 2. अपर लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल and solid matters. Litho means soil. That is why upper layer of the earth is known as the lithosphere, as this layer is also made up of rock, solid matter. This is known as the rock of sphere or the solid sphere. भी यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर मेड अप. यानी कि हाइड्रोस्फीयर जो है ना, वो किससे बना हुआ है? अभी यहाँ पे आपका जो इसका आंसर है ना, वो एक सेंटेंस वाइज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है हाइड्रोस्फीयर मेड अप ऑफ water bodies such as ocean, sea, lake, river, etc. Okay, hydrosphere made up of water bodies such as ocean, sea, river, lake, etc. यानी कि जो सारे पानी से पानी का जो स्वरूप है ना, जो हमारी वाटर बॉडीज होती है ना, उससे हमारा हाइड्रोस्फीयर बना हुआ है. उसके बाद है आपका फिफ्थ क्वेश्चन विच आर द मेन गैसेस ऑफ द एटमोस्फियर. एटमोस्फियर के मेन गैसेस कौन कौन से है? तो यहाँ पे पेज नंबर 60 पे आपका आंसर है आंसर नंबर 4. ओके, मेजर गैसेस इन एटमोस्फियर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन एटसेट्रा. उसके बाद आपका लास्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन है हु इज इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं? अभी यहाँ पे पेज नंबर 61 पे आपका आंसर नंबर 5 है. बायोस्फीयर इज कंप्राइज ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स लिविंग. दिस लिविंग स्फीयर इंक्लूड ह्यूमन, वेजिटेशन एंड ह्यूमन एनिमल लाइफ. अभी हम कंप्लीट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स. यहाँ पे फर्स्ट वन है डेस्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स. अभी माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स कहाँ पे आया है? लिथोस्फीयर पे. तो आंसर आएगा लिथोस्फीयर. उसके बाद है स्ट्रेच ऑफ एटमोस्फियर इज अप टू 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अभी एटमोस्फियर जो है ना, वो अर्थ के सरफेस से कितने किलोमीटर तक ऊपर है? तो 850 to 1000 किलोमीटर. डेस गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम पोर्शन इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट पे कौन सा जो गैस है उसका पोर्शन ज्यादा है? तो 78.03% जो है वो है नाइट्रोजन. आंसर आएगा नाइट्रोजन. अभी क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि ट्रू और फॉल्स. तो पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट इज अप टू हाइट ऑफ 150 किलोमीटर. अभी 150 किलोमीटर तक की हाइट पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है. तो आंसर आएगा 4. क्यों? फॉल्स. क्यों? क्योंकि वो 110 किलोमीटर की हाइट तक रहता है. तो ओशियंस हैव बिकम आवर वाटर वेज. अभी ओशन जो है ना, वो हमारे जलमार्ग बने हैं. तो ये आंसर राइट है. बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. बायोस्फीयर जो है ना, वहां पे अलग अलग वेराइटीज है लाइफ की, जो अलग अलग स्वरूप है, लाइक वेजिटेशन, ह्यूमंस और एनिमल्स. ये आंसर आएगा राइट. बायोस्फीयर डेवलप्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ वाटर एंड एयर. अर्थ पे जो वाटर और एयर है ना, उसकी वजह से बायोस्फीयर अवेलेबल है. तो आंसर आएगा राइट. राइट क्यों आएगा?
क्योंकि जो सारी जीव सृष्टि है ना, उसको जीने के लिए पानी चाहिए और जमीन भी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिथोस्फीयर को ऐड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजों की बात हो रही है जो कि हमारी बेसिक नीड है, इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे राइट आंसर। ओजोन गेट्स प्रोटेक्टेड लिविंग बींग्स ऑन सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अभी ओजोन जो है ना, वो सन की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है, सजीवों की रक्षा करता है, ठीक है। तो आंसर आएगा राइट। अभी आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, उसमें लिखना है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड इंपोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का आपको पूरा पोर्शन लिखना है। इंपोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर में आपको लिखना है, तो लिथोस्फीयर, इंपोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर में आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है ना, वो लिथोस्फीयर की इंपोर्टेंस है। लिथोस्फीयर का जो लास्ट पैराग्राफ है, उसमें सारे लिथोस्फीयर की इंपोर्टेंस है कि यहाँ पे बायोस्फीयर और वेजिटेशन अवेलेबल है, साथ ही साथ वाटर फार्मिंग इंडस्ट्री, ये सब हम लिथोस्फीयर की वजह से कर पाते हैं। उसमें से मिनरल और क्रूड हमें मिलता है, साथ ही साथ हम फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स को उगा सकते हैं। उसके साथ हम इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड और हाईली डेवलपमेंट प्लेन्स है। उसके बाद हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स है, जो कि हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है कि वो हमारे लाइफ के लिए एक पिलर जो है ना, इस तरीके से माना जाता है। हमारे लिए ये लिथोस्फीयर हमारे लाइफ, सजीवों की जीवन का आधार है, ओके। तो ये है उसकी इंपोर्टेंस। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, बहुत ही इजी और बहुत छोटा चैप्टर था, ओके। तो एक्सरसाइज भी फिनिश कर लेनी है। वंदे मातरम।